गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण की परिभाषा एवं प्रकृति। जैसा कि पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं, शिक्षण का अर्थ और उसके घटक। उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण एक सामाजिक तथ्य है, जबकि सीखना एक मनोवैज्ञानिक तथ्य। इस आधार पर शिक्षण की कोई निश्चित परिभाषा करना कठिन कार्य है। फिर भी विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण को अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। शिक्षण के संदर्भ में जेम्स एल मार्शल का विचार है, टीचिंग में बेस्ट बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग। अर्थात शिक्षण को सर्वश्रेष्ठ ढंग से अधिगम को संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वहीं भाटिया एंड भाटिया अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग में कहते हैं कि शिक्षक, शिक्षार्थी तथा विषय वस्तु का सामंजस्यात्मक संबंध शिक्षण है। यह उपयोगी ज्ञान प्रदान करना है, यह बालक को सिखाना है, यह सीखने के लिए उत्तेजना तथा निर्देशन प्रदान करना है, यह बालक को सफल समायोजन करने में सहायता प्रदान करना है, यह विद्यार्थी की क्रियाओं का पथ प्रदर्शन है और संवेगों का प्रशिक्षण है। यहाँ भाटिया एंड भाटिया ये कहते हैं कि शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु का आपस में सामंजस्य होता है और उसी सामंजस्यपूर्ण प्रक्रिया को हम शिक्षण कह सकते हैं। मन का विचार है, टीचिंग इज नॉट टेलिंग बट ट्रेनिंग। यानी मन कहते हैं कि शिक्षण बताना नहीं है, सूचना देना नहीं है, अपितु प्रशिक्षण है। बर्टन के अनुसार टीचिंग इज ए स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। अर्थात शिक्षण सीखने के लिए उत्तेजना, पथ प्रदर्शन, निर्देशन तथा प्रोत्साहन है। हम कह सकते हैं कि यदि हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं और उसमें बच्चा स्टिमुलेट नहीं हो रहा है तो वह शिक्षण पूरा नहीं होगा। हमने इसके पहले भी बताया था आपको। योकम एंड सिम्पसन का विचार है कि टीचिंग इज द मीन्स वेयर बाय द एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स ऑफ द ग्रुप गाइड द immature and infant members in their adjustment of life। योकम कहते हैं कि शिक्षण से तात्पर्य उस प्रक्रिया अथवा साधन से है जिसके द्वारा जाति या समूह के अनुभवी सदस्य अपरिपक्व तथा शिशु सदस्यों को जीवन में समायोजन करने में पथ प्रदर्शन करते हैं। वहीं W.H. रायबर्न अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में कहते हैं कि टीचिंग इज ए रिलेशनशिप विच हेल्प्स द चाइल्ड टू डेवलप, ही लर्न्स टू वर्क एंड टू डू थिंग्स। रायबर्न कहते हैं कि शिक्षण एक संबंध है जो बालक को अपनी समस्त शक्तियों का विकास करने में सहायता देता है। शिक्षण द्वारा वह सूचना पाता है, कार्य करना तथा समस्याओं को हल करना सीखता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण ज्ञान के संगठित स्वरूप को विद्यार्थियों को प्रदान करता है। सविधिक और अविधिक दोनों प्रकार के शिक्षण का अंतिम उद्देश्य एक ही है। यह विद्यार्थियों के संवेगों का अनुकूलन कर
उन्हें समाज में प्रभावशाली ढंग से समायोजित होने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षण को परिभाषित करते हुए H.C. मॉरिसन ने लिखा है, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन ए मोर मैच्योर पर्सनालिटी and a less mature one, which is designed to further the education of the latter. मैरिसन कहते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व की शिक्षा को और आगे बढ़ाने के लिए विकसित व्यक्तित्व व्यवस्था करता है। इस परिभाषा में हम यह कह सकते हैं कि शिक्षण को परिपक्व एवं अपरिपक्व व्यक्तित्व का घनिष्ठ संबंध कहा गया है। इस तरह की परिभाषा में यह भी कहा जा सकता है कि शिक्षण एक तंत्र शासन के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया है। एक तंत्र शासन क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि परिपक्व व्यक्ति अपरिपक्व व्यक्ति को विकसित करने में सहायता करता है, यानी व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस मॉरिसन के अनुसार शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है और छात्र का स्थान गौण है। छात्रों को सभी क्रियाओं जैसे कि क्या सोचे, क्या करे, कैसे करे, ये सभी चीज़ें शिक्षक द्वारा निर्धारित होती हैं। एडमंड एमिडॉन ने कहा है कि शिक्षण को अंतः प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके अंतर्गत कक्षा कथन को सम्मिलित किया जाता है जो शिक्षक तथा छात्र के मध्य परिचालित होते हैं। कक्षा कथन का संबंध अपेक्षित क्रियाओं से होता है। इस परिभाषा के अनुसार, यानी कि एमिडॉन की परिभाषा के अनुसार, एमिडॉन ने जो परिभाषा दी है उसके अनुसार शिक्षक, शिक्षण और छात्रों के मध्य शिक्षक और छात्रों के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया है। यह अंतःक्रिया शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों प्रकार की होती है। अर्थात शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों ही जीवित प्राणियों का सक्रिय होना आवश्यक है। यदि शिक्षक ही सक्रिय होता है और छात्र सक्रिय नहीं होता या क्रियाशील नहीं होता तो उसे शिक्षण नहीं कहा जाता। अतः अंतःक्रिया प्रक्रिया निर्धारित क्रियाओं के माध्यम से होती है और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस अंतः प्रक्रिया में दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोनों का मतलब है शिक्षक और छात्र। नेक्स्ट परिभाषा N.L. गेज ने कहा है, टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम टू चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। यानी कि प्रशिक्षण प्रक्रिया में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें दूसरों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। गेज ने अपनी इस परिभाषा में पारस्परिक संबंधों के प्रभाव को शिक्षण में विशेष महत्व प्रदान किया है। उनके अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही एक दूसरे के व्यवहार क्षमताओं को विकसित करते हैं। जॉन ब्रूबेकर ने कहा है, इसको मैं हिंदी में भावार्थ कर दे रहा हूँ, कि शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति का आयोजन और परिचालन है जिसमें कुछ अधूरेपन तथा अवरोध रहते हैं जिसको पूर्ण करने या उसको पूरा करने के प्रयास की प्रक्रिया में व्यक्ति सीखता है या सीखेगा। जॉन ब्रूबेकर के अनुसार
विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता होती है। व्यक्ति समस्या के समाधान में लगने के कारण ही सीखता है और किसी अनिश्चित परिस्थिति को सुनिश्चित बनाने या सुलझाने की प्रक्रिया के द्वारा उसे अभिप्रेरणा मिलती है। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए ऐसी परिस्थितियों को प्रस्तुत करता है जो अपूर्ण होती हैं, अथवा यूं कहें कि उसमें कुछ बाधाएं आती हैं। विद्यार्थी उन अपूर्णताओं को पूर्ण करने का तथा बाधाओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिससे वह सीखता है। अर्थात इस परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी शिक्षक की अपेक्षा ज़्यादा क्रियाशील होता है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। एक अन्य परिभाषा जो स्मिथ ने दी है, उन्होंने कहा है कि शिक्षण अधिगम को अभिप्रेरित करने वाले निर्दिष्ट क्रियाओं की एक प्रणाली है। स्मिथ की यह परिभाषा शिक्षण को किसी विशेष सिद्धांत के साथ नहीं बांधती, किंतु इस परिभाषा की आलोचना हाइमन ने किया है। हाइमन कहते हैं कि स्मिथ के द्वारा दी गई परिभाषा में शिक्षण की प्रकृति स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि स्मिथ महोदय की परिभाषा में शिक्षण के एक महत्वपूर्ण घटक विषय वस्तु को छोड़ दिया गया है। इसलिए हाइमन स्मिथ की अधूरी परिभाषा को पूर्ण करते हुए कहते हैं कि शिक्षण तत्वों की एक त्रयी, जिसमें त्रयी में शिक्षक, विद्यार्थी, विषय वस्तु को अपने में सम्मिलित करता है, और यह त्रयी गत्यात्मक गुणधर्मी है। इस प्रकार हाइमन मानते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में त्रयी का होना आवश्यक है, यानी कि शिक्षक है, यदि शिक्षक है और विद्यार्थी है तो शिक्षण प्रक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों के आदान प्रदान करने के लिए कोई तथ्य, कोई विषय वस्तु, कोई पाठ्यक्रम होना आवश्यक है। यदि मान लीजिए शिक्षक है और विषय वस्तु है और विद्यार्थी नहीं है तो भी शिक्षण प्रक्रिया नहीं हो सकती। यदि मान लीजिए कि विद्यार्थी हैं, विषय वस्तु है, लेकिन कॉन्सेप्ट करने वाला व्यक्ति नहीं है, यानी मैच्योर व्यक्ति नहीं है, अनुभवी व्यक्ति है, तो भी शिक्षण प्रक्रिया नहीं हो सकती, ऐसा हाइमन मानते हैं। क्लार्क ने कहा कि टीचिंग एक्टिविटीज दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म्ड टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर। क्लार्क कहते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इसीलिए की जाती है जिससे विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जो सीखने को प्रभावित करती है। शिक्षण शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया है, जिसकी व्यवस्था एवं परिचालन किसी निश्चित उद्देश्य के तहत विषय वस्तु के संदर्भ में अधिगम को अभिप्रेरित करने के लिए की जाती है। अब हम आते हैं शिक्षण की इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर शिक्षण की प्रकृति क्या हो सकती है, नेचर ऑफ टीचिंग क्या है, यह नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। धन्यवाद।